हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा और आप सभी बच्चों का प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के हम लोग इस सेशन में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी के लिए हम लोग किसके थ्रू करेंगे? एमसीक्यू, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग आज के सेशन को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि बच्चों, इंडिया का ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां आप बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ साथ आईएएस और आरएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, लगभग 80% आपका आईएएस आरएएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रिंस सिविल सर्विस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। यहाँ से भी कनेक्ट होकर के आप लगातार जितनी भी नई इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल है, निम्न में से मौर्य काल में धार्मिक किसको कहा जाता था? यानी कि निम्न में से मौर्य काल में धार्मिक किसको कहा जाता था? पहला ऑप्शन है उधार देने वाले को, उधार लेने वाले को, दान देने वाले को, दान लेने वाले को। क्योंकि बच्चे ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी आरएएस में इस तरीके के शब्दों के द्वारा लगातार प्रश्न पूछे जाने की परंपरा बढ़ रही है। एक ट्रेडिशन सा होता जा रहा है कि शब्द से उसका अर्थ पूछा जाए। तो हमारा शब्द है धार्मिक। तो धार्मिक का अर्थ क्या है? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, धार्मिक का अर्थ है, धार्मिक उस व्यक्ति को, किसको कहा जाता था? उस व्यक्ति को कहा जाता था जो कि उधार लेने वाला होता था। यानी कि मौर्य काल में जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता था उसको कहते थे धार्मिक, और जो उधार देता था उसको कहते थे धनिक। यानी कि यह है उधार देने वाला और धार्मिक है उधार लेने वाला। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था, निम्न में से मौर्य काल में धार्मिक किसको कहा जाता है? उधार देने वाले, उधार लेने वाले। तो धार्मिक रहता होता है उधार लेने वाला और धनिक होता है उधार देने वाला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से आहत मुद्रा किस धातु की होती थी? यानी कि भारतीय इतिहास में जो आरंभिक मुद्रा थी जिसका प्रयोग किया जाता था उस मुद्रा को कहते थे आहत मुद्रा। आहत मुद्रा को पंचमार्क मुद्रा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मुद्रा में पहली बार चिन्ह, 5 चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि एक ऐसी मुद्रा थी जिसमें कुछ मार्क बने हुए थे, कुछ आकृतियां बनी हुई थी, उसको आहत मुद्रा कहा जाता है। आहत मुद्रा के माध्यम से ही पता चलता है कि लोग अब वस्तु विनिमय की जगह पर प्रॉपर वे में मुद्रा का प्रयोग करते थे। यानी कि अर्थव्यवस्था में, व्यापार में, विदेशी व्यापार में, आंतरिक व्यापार में इस आहत मुद्रा का प्रयोग होता था। तो आहत मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? सोना, तांबा, पीतल, चांदी। तो बच्चों ये जो आहत मुद्रा है, ये आहत मुद्रा चांदी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सिल्वर, यानी कि चांदी की ये धातु बनी होती थी। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा चांदी। तो आहत धातु, आहत मुद्रा किससे बनी है? चांदी से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी कि मौर्य काल में जो तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था अर्थव्यवस्था में, वो किस धातु, किस मेटल का बना हुआ था? तो आप सॉरी, उसको क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है सुवर्ण, धरण, मासक, पाद। तो बच्चों ये जो तांबे का सिक्का है मौर्य काल में उसको कहा जाता था मासक। मासक किसको कहते थे? मासक कहते थे तांबे के सिक्कों को।
तांबे के सिक्कों को या तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। हमारा उत्तर है मासक। स्वर्ण सोने के सिक्कों को कहा जाता था। धरण चांदी के सिक्कों को कहा जाता था। पाद भी चांदी का सिक्का होता था। यानी कि ये जो तांबे का सिक्का है उसको मौर्य काल में मासक कहा जाता था। क्या कहते थे? मासक। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आपका प्रश्न है, निम्न में से मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा सूत्र, सी रूप सूत्र, डी मुद्रा राक्षस। यानी कि भारतीय इतिहास में वो कौन सा ग्रंथ है जो कि मुद्रा अर्थव्यवस्था से संबंधित माना जाता है, मुद्रा शास्त्र से संबंधित माना जाता है? और आपके सामने ऑप्शन 4 है। अर्थशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है जिसको कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? कौटिल्य का राजनीतिक ग्रंथ है। बी मुद्रा सूत्र नहीं। आपका आंसर है रूप सूत्र। रूप सूत्र वो ग्रंथ है मौर्य काल का जिसमें जो किससे संबंधित था? मुद्रा शास्त्र से। मुद्राओं से संबंधित जो ग्रंथ है वो कौन सा है? रूप सूत्र। अगला है मुद्रा राक्षस। ये भी नाटक है एक तरह से, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा ऑप्शन है सी रूप सूत्र वो ग्रंथ है जो कि मुद्रा शास्त्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से डेरिक नाम का सिक्का किस देश का था? आपके सामने ऑप्शन है, निम्न में से डेरिक नाम का सिक्का, डेरिक नाम का सिक्का किस देश का था? आपके सामने ऑप्शन है ए मिस्र, बी ईरान, सी इराक, डी यूनानी। यानी कि जो डेरिक नाम का जो सिक्का है वो किस देश का सिक्का माना जाता था? आपके सामने ऑप्शन 4 है, मिस्र, ईरान, इराक और यूनानी। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सिक्का है ईरान का। ईरान को और किस नाम से जानते हैं? फारस के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ की भाषा क्या थी? फारसी। ठीक है, तो ये जो सिक्का है डेरिक किसके द्वारा चलाया गया था? डेरियस के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया? डेरियस प्रथम के द्वारा चलाया गया था। और किसका सिक्का था? किस धातु का? ये स्वर्ण सिक्का था। किस देश से संबंधित है? ईरान, यानी कि फारस से संबंधित था। और इस सिक्के का प्रचलन डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था और सिक्के का नाम था डेरिक। और डेरिक किस धातु का है? स्वर्ण धातु का, यानी कि ये सोने का बना हुआ सिक्का था। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके सजेशन दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपके जो सर्कल के लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। चलिए बच्चों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।